हमारी आज की मेहमान ममता कालिया जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बातें किताबी में मैं विनीता अस्थाना आपका स्वागत करती हूँ। का जो पहला संघर्ष होता है वो अपने घर में शुरू होता है और यहीं से जी। जन्म लेती है योद्धा महिलाओं के सफर की दास्तान। हाँ। आपने भी जो पहला संघर्ष किया वो घर में ही किया और उसे कहानी के रूप में जी, पिरोया भी। भारतीय लड़की का मध्य वर्ग में संघर्ष एक जैसा ही होता है सबका। एक घर में जहाँ 2 बेटियां थीं, मैं दूसरी बेटी थी, तो ज़ाहिर है मेरे प्रति कोई उत्सव और उत्साह का भाव नहीं था शुरू में। आपने अपनी रचनाओं जी। में ये रेखांकित किया है कि जो स्त्री और पुरुष का संघर्ष है वो अलग अलग नहीं जी। है और ना ही एक दूसरे से हाँ, कम हाँ। है। स्त्री विमर्श देखिए शुरू तो हुआ था स्त्री की स्थिति को बेहतर करने के लिए, आज़ादी के पहले का समय कि तब स्त्री के पास वोट देने का अधिकार था लेकिन बोलने का अधिकार नहीं था। पहले लड़कियों की शिक्षा का महत्व उनके परिवार के लोग ही नहीं समझते थे, तो परिवार ने भी समझा और समाज ने भी समझा कि बिना स्त्री के नौकरी पेशा हुए, बिना उसके रोजगार युक्त हुए समाज आगे नहीं बढ़ सकता। हमारी आज की मेहमान ममता कालिया जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज उनके साथ स्क्रीन शेयर करना मेरे जीवन का बेहद खास पल है। ममता जी, बातें किताबी में मैं विनीता अस्थाना आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। तो वृंदावन में जन्मी ममता कालिया जी समकालीन हिंदी लेखन जगत में अग्रणी हस्ताक्षर हैं और ममता जी ने अपने लेखन में रोजमर्रा की संघर्षरत युद्धरत स्त्रियां कहें बल्कि उनका व्यक्तित्व जो है वो उभारा है। आपकी रचनाओं में न केवल महिलाओं से जुड़े सवाल उठाए जाते हैं बल्कि सबसे अच्छी बात यह है कि उनका जो उत्तर है वो भी देने का प्रयास रहता है। यहीं से शुरू होता है मेरा पहला सवाल। तो लड़कियों का जो पहला संघर्ष होता है वो अपने घर में शुरू होता है और यहीं से जी। जन्म लेती है योद्धा महिलाओं के सफर की दास्तान। हाँ। आपने भी जो पहला संघर्ष किया वो घर में ही किया और उसे कहानी के रूप में जी। पिरोया भी। तो जी। हमारे दर्शकों से हम आपके शुरुआती संघर्ष के अनुभव को साझा करना चाहेंगे। देखो विनीता, होता ये कि भारतीय लड़की का मध्य वर्ग में संघर्ष एक जैसा ही होता है सबका। किसी की कहानी बहुत अलग नहीं होती है। तो एक घर में जहाँ 2 बेटियां थीं, मैं दूसरी बेटी थी, तो ज़ाहिर है मेरे प्रति कोई उत्सव और उत्साह का भाव नहीं था शुरू में। लेकिन धीरे-धीरे जब मैं पढ़ाई में तेज़ निकलने लगी और शरारतों में भी तेज़ निकलने लगी, तब मेरी तरफ थोड़ी-सी तवज्जो देनी शुरू हुई। जी। और जो एकदम शुरू का बचपन था, वो तो मथुरा में दादी-बाबा के संरक्षण में था। उसमें तो केवल शैतानी करना, खाना-पीना, खेलना। उसमें हमें कोई किस्म की ना तो बाधा थी और ना कोई विशेष सुविधा थी। लेकिन जी। सबसे बड़ी बात जो थी वो ये कि जब हमने विभिन्न स्कूलों में पढ़ना शुरू किया, जी। तो कभी हिंदी मीडियम, कभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते रहे हम, अपने पिता के ट्रांसफर्स के कारण, तबादलों के कारण। तब वो जी। चुनौतियाँ शहर की भी होती थी और स्कूल की भी होती थी, सहेलियों बिल्कुल। की भी होती थी। और देखिए पढ़ाई में हमेशा ये रहता था कि जब तक अव्वल नहीं आएँगे तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि हमारे घर में पढ़ाई-लिखाई की बहुत इज़्ज़त थी, जो कि बिल्कुल। ज़्यादातर घरों में होती है। बच्चों से आप क्या चाहते हैं कि वो अच्छा पढ़ें? तो शुरू के सारे ये जो मेरे कारस्तानियाँ हैं और शुरू के जो संघर्ष है और जो जी। अपनी बहन के साथ जो स्पर्धा है, वो सब आपकी जी। छोटी लड़की कहानी में आई है। बिल्कुल। और जी। आपकी छोटी लड़की कहानी में मैंने आपको यही बताया है कि कैसे एक लड़की बिल्कुल मामूली सी लड़की है घर की और जी। कैसे वो धीरे-धीरे प्रभाव पाती है। जो लोग घर में आते हैं उनके प्रभाव में वो धीरे-धीरे अपने आप को एक बदला हुआ इंसान पाती है। उसके अंदर महत्वाकांक्षा पैदा होती है कि मुझे भी साहित्यकार बनना है, क्योंकि वो जी। देखती है कि साहित्यकार जो आते हैं वो औरों से ज़्यादा मस्त, औरों से ज़्यादा संवेदनशील, औरों से ज़्यादा खुशमिजाज होते हैं। तो जी। ये दिशा जो है वो बहुत पहले मेरी तय हो गई। स्कूल के दिनों में ही जब मेरे घर में इतने बड़े-बड़े लेखक आते थे
और मैं उनको देखती थी कि वो कितनी सहजता से हमसे भी, बच्चों से भी बातें कर लेते थे। तो जो बात है कम्युनिकेशन की, संप्रेषण की, वो मैंने पाया कि कलाकारों में, कथाकारों में, कवियों में बहुत अधिक थी। बहुत और अधिक है। वो, हाँ, वो हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं कराते थे कि तुम जाओ यहाँ से, हमें बातें करनी है। उनके पास ऐसी कोई गोपनीयता नहीं होती थी, खुले होते थे वो लोग। तो हाँ, मैंने जो सीखा अपने बचपन में, वो सबसे बड़ा यही पाठ पढ़ा कि क्या जैनेन्द्र कुमार हो, कि क्या दिनकर हो, क्या विष्णु प्रभाकर हो, क्या जेडी माडगुलकर हो, मैंने सबसे यही पाया कि वो अपने आप में बड़े मुक्त व्यक्ति थे और वो दूसरों को भी खुश देखना चाहते थे। तो मुझे बहुत पहले ये लगा कि सबसे अच्छी दुनिया शब्दों की दुनिया है, क्योंकि यहाँ वो छोट बड़ाई नहीं होती जो अन्य तबकों में या अन्य वर्गों में होती है, वो यहाँ नहीं राइट। होती है। ये सत्य है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत जी अच्छी थी, आम तौर पे क्या होता है, जी जो ये हम बचपन का संघर्ष दिखाते हैं घरों में लड़कियों जी का, जी। वो एक जेंडर पर ही आकर रुक जाता है कि एक लड़का था, एक हाँ लड़की थी, हाँ। इसलिए ऐसा हुआ। आम तौर पे दूसरी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, जो कंपैरिज़न है, जिसकी जी। वजह से ये समस्याएँ खड़ी होती हैं, वो नहीं देखी जाती, जिसे आपने बहुत अच्छे से एड्रेस किया। तो एक मनोवैज्ञानिक जो असर पड़ता है लड़कियों के दिमाग जी पर उस चीज़ का, जो जी। इन्फीरियॉरिटी आती है, वो आपने बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया है। तो मेरा अगला सवाल मैम एक ये है कि आपने अपनी रचनाओं में ये रेखांकित किया है कि जो स्त्री और पुरुष का संघर्ष है, वो अलग-अलग नहीं है जी। और ना ही एक-दूसरे से हाँ कम हाँ। है। तो इस पे मैं जी थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहूँगी, क्योंकि क्या होता है कि जो नारीवादी लिखते हैं, वो अति नारीवादिता में चले जाते हैं। जी वो जी जो जी। एक बैलेंस है, बिल्कुल वो सही, बहुत मिसिंग अच्छी है, बात है ये, वो बहुत अच्छी मिसिंग बात है। कही तुमने। हाँ। जी, तो ये वो बहुत मैं अच्छी आपसे बात जानना तुमने चाहूँगी। कही है। नहीं, वो मुझे ये लगता है कि स्त्री विमर्श, देखिए शुरू तो हुआ था स्त्री की स्थिति को बेहतर करने के लिए, कि हम जी, स्त्री की स्थिति पर विचार करें और उसकी पक्षधरता करें। शुरू तो इसके लिए हुआ था, और बिल्कुल, तब स्त्री एकदम हाशिए पर थी। ये बिल्कुल। आप याद कीजिए, आजादी के पहले का समय, कि तब राइट, स्त्री के पास वोट देने का अधिकार था लेकिन बोलने का अधिकार नहीं था, बिल्कुल। और रोजगार का अधिकार कम था उसके पास। गिने चुने रोजगार थे, आप नर्स बन जाइए या टीचर बन जाइए, है ना, थोड़े बिल्कुल, बहुत ही रास्ते खुले हुए थे। लेकिन आजादी के बाद हम लोगों का शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार हुआ, बहुत बालिका विद्यालय खुले, बहुत लड़कियां पढ़ने गई, और परिवारों को ये समझ आ गया कि लड़कियों को पढ़ाए बिना हमारे हमारी बेहतरी नहीं हो सकती, और नहीं हो लड़की की सकती। भी बेहतरी नहीं हो सकती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पहले लड़कियों की शिक्षा का महत्व उनके परिवार के लोग ही नहीं समझते थे। तो परिवार ने भी समझा और समाज ने भी समझा कि बिना स्त्री के नौकरी पेशा हुए, बिना उसके जी, रोजगार युक्त हुए समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो स्त्री विमर्श की जरूरत अब उतनी भयानक ढंग से नहीं रही जी, जितने भयानक ढंग से पहले थी। पहले थे। आज हम स्त्री के लिए केवल ये चाहते हैं कि उसको बेहतर सुरक्षा मिले, उसको जी, बेहतर अवसर मिले, उसको बराबरी मिले, उसे पुरुष के समकक्ष समझा जाए, और पुरुष और स्त्री में काम के क्षेत्र में और घर के क्षेत्र में कोई भी अलगाव ना हो। अब ये बातें काम आ का गई है समन्वय सामने भी हमारे। बराबर हो, जो हाँ। वर्कलोड है वो और भी शेयर देखिए हो। गांव में, अच्छा गांव में तो अभी भी है, गांव में की, गांव की स्त्री में देखती हूँ कहीं ज्यादा उन्मुक्त है। वो अपनी बात धड़ल्ले से कह देती है, भले ही वो थोड़ी सी देशज होके बोले, थोड़ी फुहड़ होके बोले, लेकिन वो हमसे कम घुटती है। और हम लोग अच्छा कहलाने के चक्कर में हमेशा चुप रह जाते हैं। ये भी अब है। हमने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया है, और अब हम अपनी बात कहते हैं, और कहते जी, हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को अशिष्ट माना जाता है, कई बार असभ्य मैं माना इस चीज़ के जाता है, ऊपर आ रही थी, बिल्कुल इसी उच्छृंखल, चीज़ पे आ रही हाँ, थी। उच्छृंखल माना जाता है। तो बोलने जी, वाली औरत को, सवाल करने वाली औरत को कभी
बहुत अच्छा नहीं समझा जाता है, बल्कि अगर कोई मुसीबत पड़ती तो लोग कहते हैं और जाओ बाहर, और जाओ, और रात जी। में 9 बजे लौट कर आओ तुम, है ना? इनको तो साथ में आप ये तो देखिए स्टैम्पिंग है आज, ना, हाँ, बोलने वाली तो औरतों के आज, ऊपर हाँ, स्टैम्पिंग है, आप बेहया हैं, आप हर्राफा हैं, आप बुरी औरत हैं। या हाँ, तो जी, आप ये देखिए कि संघर्ष जो है उसके बिंदु अलग हो गए हैं, वो बदल गया है। जबकि आज भी हम सबके लिए नौकरी में प्रमोशन पाना एक सा डिफिकल्ट है, बल्कि महिलाओं के लिए ज्यादा मुश्किल है। अगर हम कोई शाश्वत शॉर्टकट नहीं मारते हैं, तो हमारे लिए कलम के रास्ते और जी, काम के रास्ते प्रमोशन पाना उतना ही मुश्किल है जितना कि किसी जूनियर इंजीनियर के लिए सीनियर इंजीनियर बनना। बिल्कुल, समझे ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल, आप ही बिल्कुल। देखिए कि बहस के मुद्दे तो बदले ही नहीं है, क्योंकि मैं देखती हूँ आज लड़के भी खास तौर से पिछले 2 साल में बेचारे कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, है ना? कितने जी, लोग नौकरी छूट गई है लोगों की, और कितना जी, अवसरों की कमी आ गई है, और जी, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कोरोना ने हमें घर बैठा दिया है, बिल्कुल, हमारे सारे अवसर छीन लिए हैं, है ना? तो हमें इसके बारे में भी सोचना होगा। हम बिल्कुल। सारा दिन केवल स्वाधीनता की गुहार नहीं लगा सकते। हाँ, क्रांति लाने के लिए पहले ये तो हाँ, देखना होगा कि सिचुएशन क्या है, ये खाली क्रांति स्वाधीन की है, बातें करने से पहले क्रांति स्थिति, नहीं होगी। अरे परिस्थिति देखिए, अभी तो अस्तित्व की चिंता करनी है ना? जी, उसके बाद जी, व्यक्तित्व की चिंता करेंगे, ये जी, बात है। तो आज बिल्कुल, हमारा संघर्ष का बिंदु अलग हो गया एकदम, है बिल्कुल। ना? तो ये मुझे एकदम ये सत्य लगता है। है कि ये सारी बातें साहित्यकार को सोचनी चाहिए आज, क्योंकि हम सबके बिल्कुल, सामने ये इतनी बड़ी विपदा है। जैसे अल्बर्ट कामू ने प्लेग लिखा था, है ना? जी, या मार्क्वेज ने लिखा लव इन द टाइम्स ऑफ कॉलेरा। इसी तरह हम ये कहेंगे, आज हम लिखें कि कोरोना के समय में मोहब्बत क्या होती है, और कोरोना के समय में नौकरी क्या होती है। और बिल्कुल, जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी हालत ये है, किसी को 50% तनख्वाह मिल रही है, किसी को 60% तनख्वाह मिल रही है, जी, क्योंकि सारी तरफ अवसरों की कमी आ गई है। और बहुत। महामारी ने हम लोगों से हमारी बहुत सी खुशियां छीन ली हैं। हर एक का चेहरा मास्क, अब इतनी खुशी हो रही है तुमको बिना मास्क के देखकर, और मैं भी बिना मास्क के बात कर रही हूँ, क्योंकि हम जी, लोग दूर दूर से बात कर रहे हैं। तो अब जी, देखा जाए तो दूर दाम्पत्य भी दूरस्थ हो गया, मोहब्बत भी दूरस्थ हो गई, भाईचारा भी दूरस्थ हो गया है। बिल्कुल, कैसी अजीब समय से हम गुजर रहे हैं। और कहाँ हालत ये थी कि बिना हग और किसके बिना बात ही नहीं करते थे लोग। सही में किसी से इतने मिलो तो ऐसा इतने लगता है आदत ऐसी पड़ी है ना हाँ, कि हाथ मिलाना है, गले मिलना है, वो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि आपको पता है कि हाँ, आपको दूर से मिलना है, कोरोना की स्थितियाँ ऐसी हैं। हाँ, मतलब इतना हो गया बिल्कुल, था कि कहा तो हम पाश्चात्य संस्कृति में हैंडशेक के बिना बात नहीं करते थे, है बिल्कुल, ना? लव यू और किस यू और मिस यू, ये सब तो बहुत ही सामान्य बातें हो गई थी। और आज आप सोचिए, आज हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौती यही हो गई है कि हम तुम्हें देख सकते हैं, तुम्हारी सूरत देख लेते हैं, इसके लिए हम सारी इस टेक्नोलॉजी के शुक्रगुजार हैं, जी, बिल्कुल। है मैं ना? मानती हूँ इस बात को कि वाक़ई टेक्नोलॉजी ने काफ़ी जोड़े रखा लोगों को। अच्छा, ये हाँ, जो बिल्कुल। कोरोना काल ल रहा पूरा, जिसमें बहुत सारे अवसर बंद हो गए और लोग क्योंकि घरों में थे, तो उन्हें किताबों का बहुत सहारा रहा, कि कम से ओह कम मैंने यस, देखा कि इस बीच में लोगों ने किताबें जी, बहुत पढ़ी, नए ओह यस, पाठक बहुत जुड़े, और ये जी, मतलब जी। किताब पढ़ने वालों के लिए और लिखने वालों के लिए, दोनों के लिए ये एक जो एकांत सबको मिला, वो उन्होंने पढ़ा भी और उन्होंने लिखा भी। तो कुछ-कुछ चीज़ें अच्छी भी हुईं कोरोना में, प्रकृति ओह ने यस, अपने आप बहुत को अच्छी बात रिक्लेम है। किया, और जो तुम पढ़ा बहुत हमने वो तो समझदार, बेहतरीन। तुम बहुत समझदार लड़की हो। बिल्कुल सही बात पर आई तुम, हाँ? हाँ, ये सही जी, बात पर तुम तो आई हो। और जी, वाक़ई में मैं कहूँगी कि कोरोना काल में ये जो अध्ययन और लेखन, चिंतन, जी, ये सब जो बढ़ा है, ये बिल्कुल, देखा जाए तो निरुपायता में से हमने उपाय ढूँढे हैं। बिल्कुल। इसके लिए आपदा में अवसर जैसी बात मुझे अच्छी नहीं लगती है।
आपदा के साथ अवसर शब्द का इस्तेमाल मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जी। निरुपायता में से उपाय तो निकल रहा है, हाँ, कोई क्योंकि आशा हम की सारा किरण हम दिन ढूँढ लेते हैं, एक जी सिल्वर हाँ, लाइनिंग हम ढूँढ लेते हैं। और जी, आज देखिए पढ़ने की आदत वाक़ई में बढ़ी है। जी, क्योंकि आपकी आँखें कितनी देर देख सकती हैं स्क्रीन के ऊपर? बिल्कुल। आप सीरियल देख-देख के थक जाएँगे। आप वही-वही समाचार 24 घंटे सुन के थक जाएँगे। लेकिन आप हर बार एक नई किताब उठाते हैं और नई ज़िंदगी आपके हाथ में आ जाती है। न जी, जाने कितनी किताबें इस बीच हमने पढ़ डाली और कितनी हमने खंगाल डाली। जो पहले पढ़ी थी उनको फिर पढ़ लिया, जो नई आई उन्हें पढ़ा, जो अच्छी नहीं लगी उनको परे रखा, जो अच्छी लगी उन्हें एरे रखा। है ना? तो आप देखिए ये कि तो है। कितनी बड़ी बात है ये कि हमें ये संपदा पुस्तकों की मिली और न जाने कितनी किताबें हमने ऑर्डर देकर आदेश देके मंगवाई जी, अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से अमेज़न या से। जी, प्रकाशकों से हम लोगों ने मंगाई है और हमने उन किताबों को कितने मनोयोग से पढ़ा। शायद उतने बिल्कुल। मनोयोग से तब ना पढ़ते जब हमें 10 से 5 काम पे जाना होता है। हुँ, सत्य है, हुँ, ये पूरी हुँ। तरह से सत्य है क्योंकि फुल टाइम नौकरी हाँ, के साथ में बहुत सारी चीज़ें जो हम सोचते हैं वो हो नहीं पाती। जी, जी। घर हुँ, और काम से अलग बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, जी, तो ये अवसर इस जी, बार काफ़ी सारा मिला। मैं आपसे एक चीज़ और जी, जानना चाह रही थी, बड़ी दिलचस्प जी, है। आपने अपने लिखने की जी, जो शुरुआत की थी, वो कविताओं से की थी और जी। एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि जिस उम्र में लोग प्रेम लिखते हैं, मैं एंटी हुँ, रोमांटिक कविता मैंने लिखना शुरू जी, किया, तो ये बहुत जी। दिलचस्प है। मैं इस एंटी रोमांटिक को समझना चाहती हूँ आपसे। अच्छा, देखो हमने 7वें दशक में कविताएँ लिखनी शुरू की, है ना? जी, और 1964 में मैं दौलत राम कॉलेज में लेक्चरर थी और उस समय कविता का ज़ोर था। कविता का नहीं, कविता का। कहानी कविता का। में कहानी में कहानी का ज़ोर था और ये सब किससे आया था? अमेरिका के एब्सर्ड लिटरेचर से। हिंदी वालों जी, ने उसको कविता, नाटक और कहानी विधाओं जी, में उसको दाखिल किया, है ना? तो ज़ाहिर है कि धारा के विपरीत न बहकर मैं धारा के अनुकूल बहने लगी और मैंने कविताएँ लिखी। जो मेरी शुरू की कविताएँ मेरे नाम के जी। साथ चिपक गई हैं, जैसे जिनमें एक है सपने देखने वाली आँख अंधी हो गई, अब हमें एक संग्रहालय खोलना चाहिए, सन अमुक से अमुक तक सपनीली आँखें ऐसी हुआ करती थी। इसी वाह! तरह एक और कविता है प्यार शब्द घिसते-घिसते चपटा पड़ गया है, अब हमारी हाँ, समझ ये मैंने में देखा है। सहवास आता है। सहवास आता तो है, ये ये मैंने पढ़ा है। हाँ, तो ये सारी कविताएँ एक तरह के फैशन में लिखी गई थी और वो जी, फैशन ही नहीं, वो पैशन भी था। क्योंकि हम देखा जाए तो हालात से नाराज़ लोग थे। देखिए, आज़ादी मिले 20 साल हो चुके थे, 22 साल हो चुके थे। हम नौकरियों में थे, लेकिन हम संतुष्ट नहीं थे। जो समाज हम चाहते थे, वैसा समाज हमको नहीं मिला। नहीं मिला एक था। बार उस समाज में भी सिफ़ारिशबाज़ी शुरू हो गई थी। उस समाज में नौकरी योग्यता से मिलनी कम हो गई थी, सिफ़ारिश से मिलनी बढ़ गई थी। जबकि रिश्वत राइट, का इतना बोलबाला नहीं था तब। नहीं था उस लेकिन समय। हमारे जी, लेकिन हमारे दुःख दूसरी तरह के थे। हमने देखा कि परिवार में सघनता कम होती जा रही है। सब अलग-अलग जगह जाकर नौकरी कर रहे हैं। परिवार नाम की इकाई छिन्न-भिन्न हो रही है। तो ये सारी बातें जो थी, ये हमारे अंदर सवाल पैदा कर रही थी। और हम ये पा रहे थे कि जिस यूटोपिया का हमने सपना देखा था, आज़ादी मिलने के जी, कारण और जब हम जी, बड़े हो रहे थे, पढ़ रहे थे, वो यूटोपिया हमें नहीं मिला। नहीं मिला। तो हमने हाँ, तो एंटी रोमांटिक तो हमें हालात ने बनाया। फिर जीवन में दोस्तों की कमी बॉयफ्रेंड नहीं थे मेरे कोई तो जाहिर है कि एक समाज एक जो अपने जीवन का गुस्सा है वो समाज के ऊपर आरोपित करते हैं हम और, और जो जाहिर है अपने मन तो की जो एंटी भावनाएँ हैं वो रोमांटिक कविता के ज़रिए आपने कविता से ये सब कुछ ज़ाहिर कर दिया जो अंदर दबा हाँ हुआ था। अच्छा, और कविता लिखना ये देखो है भी ना, सारी संवेदना ऐसे ही बाहर आती है।
और देखो होता क्या है, साहित्य जो जी, है सबसे अच्छी सलीब या खूंटी है। आप जो कुछ महसूस करते हैं ना, अपने नहीं जी। किसी और के मुंह में डाल दीजिए, है ना? आप सत्य, एक किरदार सत्य। बनाइए, उस किरदार के जी, मुंह में डाल दीजिए, तो आपको ये नहीं बिल्कुल, कहना पड़ता कब ममता ये महसूस कर रही है। ममता नहीं महसूस कर रही, संजीवनी महसूस करेगी। वो नहीं बिल्कुल, करेगी तो दादी महसूस करेगी, दादी नहीं तो इंदु बिल्कुल। महसूस करेगी। ठीक है ना? तो ये जी, एक हमारे पास ये एक बहुत अच्छी चाबी है कि हम अपनी सारी कथाओं को, व्यथाओं को कथाओं में डाल देते हैं, डाल देते हैं। जी। है ना? ये बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। इसमें जी, मैं आपसे ना एक्चुअली पात्रों के ऊपर आने वाली थी, मेरा अगला सवाल वही था कि जो आपके पात्र हैं, उनके लिए कहा जाता है कि वो जीवन की जटिलताओं के बीच जी रहे पात्र होते हैं, लेकिन वो जी, एक बेहतर और एक समान सलूक की माँग करते हैं। जहाँ पे जी। आक्रोश और भावुकता से बढ़कर सत्य और संतुलन का आग्रह है। तो ये जो ये पात्र हैं आपके, जैसा अभी आपने बताया भी थोड़ा-सा कि ये पात्र महज़ कोई कल्पना तो है नहीं, ये हकीकत से कहीं न हाँ, कहीं हाँ, हाँ, जुड़े रहते हैं। हाँ। तो ऐसे ये जो ये पात्र हैं, इनको जो गढ़ने की जी, कहानी है, वो हम जानना चाहेंगे और ख़ास करके जो नए लेखक हैं, उन्हें जो पात्रों जी। को बुनने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी पात्र जो है ना, अकेला एक व्यक्ति से निर्मित नहीं होता। उसमें किसी का धड़, किसी का सिर, किसी की टाँग और किसी का हृदय और किसी का मस्तिष्क लगता है। हाँ, हम बिल्कुल। कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये पात्र जो है, वो उस व्यक्ति का फोटोस्टैट है। कभी भी वो ज़ेरॉक्स कॉपी नहीं होता है ना? न 4-5 जाने लोगों से किस-किस मिलके की बनता है। आती है। उसमें बहुत सी स्मृतियाँ आ जाती हैं। यानी जी, किस ज़माने में आप समझिए कि आपने सुनी है कोई बात और आपको फ्लैश कर जाती है और आप उसको समकालीन से जोड़ देते हैं। जबकि वो पात्र आपको 1965 में मिला था कभी, लेकिन उसकी एक बात याद रह गई आपको, है ना? बिल्कुल सही। अब वो बात जो है, वो आपके अंदर पड़ी हुई है। वो एक सीपी में मोती की तरह पड़ी है, या आप कह लीजिए कि मच्छर की तरह आपको काट रही है, वो बात। अब आप उसको जब तक इस्तेमाल नहीं कर लेंगे, तब तक आपको हाँ, चैन नहीं पड़ेगा, नहीं ये आएगा, होता वो है। लगी रहेगी पीछे। तो हाँ, हाँ, ये और सच है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि अपने पात्र हमने जीवन से उठाए हैं। तो जीवन जी, से उठाए हैं, तो हम तो इतने शहरों में रहे हैं, इतना लंबा जीवन जी लिया है और जी, इतने लोग मिले। इतने अब लोग मिले। सबके ऊपर तो नहीं लिख पाए ना। अगर लिखते तो अब तक तो 100 क्या हज़ारों किताबें हो जाती। लेकिन वो जी। इसलिए क्योंकि हर एक की कोई एक अदा आपको अच्छी लग गई या कोई एक बात बड़ी नागवार गुज़री। हाँ, और तो ज़्यादातर उसको ये है कहीं कि जो मेंशन अपने, कर लिया। हाँ, जो ऐसा होता है ज़्यादातर अपने जो निकट के लोग हैं, जी, उनकी बातें शायद ज़्यादा हमें उद्वेलित करती हैं। हम हाँ, चाहते हैं कि वो बड़े परफेक्ट हों, वो इतने, उनमें नुक्स नहीं चाहिए हमको, है ना? जी, हम ये चाहते हैं हमारे आस-पास जो लोग हैं, वो हमारे अनुकूल भी हों, आज्ञाकारी भी हों, स्नेही भी हों, है ना? और हाँ, थोड़ा बिल्कुल। हमारे प्रति प्रशंसात्मक रवैया रखें। अब ये सारी चीज़ें एक ही व्यक्ति से नहीं पूरी हो एक सकती किरदार, हैं। हाँ, एक किरदार में नहीं बहुत होती तो सारे, हम उसे किरदार में डाल देते हैं। तो हम एक से पूरी नहीं होती, तो कहते चलो भाई ये बच गया, अब किसी और में लिखेंगे। जैसे अब रवि कथा लिखा, जाने कितनी बातें छूट गई रवि की, अब शेष वो कथा शेष शुरू कर कथा दिया में मैंने, आएगा, शेष कथा में अब वो आएगा। शेष कथा में आएगा। और भी बहुत सी, बिल्कुल, और केवल रवि नहीं, उस जीवन से जुड़ी न जाने कितनी और बातें थी, क्योंकि अकेली रवि नहीं, उनके साथ एक पूरा संसार आता था मेरे जीवन में, है बिल्कुल, ना? हम दो के बीच बिल्कुल। में इतना बड़ा संसार था, इतना बड़ा समाज था, इतने लेखक थे, इतने कलाकार थे और इतने अजूबे किस्म के लोग थे, जिनका हाँ, लेखन से कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो थे घर में, लेकिन है बताइए। ना? तो बिल्कुल, आप ये सोचिए कि ये सारी चीज़ें मिलकर एक बहुत दिलचस्प महागाथा आपके अंदर लिखती रहती बनाती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये हमारी असमर्थता है कि हम उसको पूरा उतार नहीं पाते हैं।
नहीं है वो ना? तो है, लेकिन आपने बहुत मैं बोलूँगी बहुत बिना किसी लाग लपेट के, बिना ये सोचे कि कौन क्या सोचेगा, बहुत सारी चीज़ें रवि कथा में आपने लिखी भी। तो मैं उसमें एक चीज़ और मेरे दिमाग में थी जो मैं आपसे हुँ, पूछने को थी कि जीवन साथी भी लेखक और आप भी लेखक। तो ऐसे में प्रतिस्पर्धा भी है और प्रेम भी है और साथ में रच भी रहे हैं और तो आलोचना भी है। वो कैसा रहा आपका सफ़र? ऐसा है कि हमारे जीवन में दोनों के स्पर्धा जी। बिल्कुल नहीं थी और सब कुछ अच्छा, था। हाँ, अच्छा। लड़ाई, झगड़ा, नोक-झोंक और असहमति, एक-दूसरे के विचारों में एकदम विलोम, ये सब हाँ, चीज़ें थी। जी। यहाँ तक कि रंग और खाना तक हमारा एकदम एक-दूसरे से अलग था। बड़ा एक-दूसरे जैसा नहीं था। मैं मन मार के जी। खाया करती थी, जो वो खाते थे वो, क्योंकि कौन बनाए दूसरी बार ये सोचती थी। लेकिन स्पर्धा नहीं थी, ईगो प्रॉब्लम जी, नहीं थी, क्योंकि हमें अपने-अपने क्राफ्ट के ऊपर और अपने आर्ट के ऊपर बहुत विश्वास जी, था। बिल्कुल। वो तभी कभी प्रेम भी बना भी ऐसा नहीं रहा ना, है। ये जो हाँ, प्रेम अभी तक बना हुआ है आपका और जो हाँ। आपने अभी भी हुँ, उन्हें जीवित रखा है अपने साथ में, जी, वो जी। चीज़ इसीलिए है क्योंकि ईगो नहीं था, प्रेम बना हुआ है, प्रेम सूखा नहीं। इस पूरे हाँ, सफ़र में एक्चुअली प्रेम कहीं छूटा नहीं। एक्चुअली मुझे लगता है कि प्रेम में ना, प्रेम के साथ-साथ समझदारी भी बहुत चाहिए होती है, क्योंकि अकेला प्रेम बहुत दूर साथ नहीं देता है। काफ़ी नहीं होता। जी, जी। तो प्रेम के साथ थोड़ी समझदारी ये रहती है कि कहीं हमें पता है कि ये लड़ाई के बिंदु हैं, तो जो झगड़े के बिंदु है ना, उनको छुओ ही मत। सबसे अच्छा ये रहता है। तो जी, जब मैं किसी बात पर असहमत होती थी उनसे, तो कई बार एकदम चुप लगा जाती थी, तो वो बड़े इरिटेट होते थे। वो कहते थे कि जो बात तुम्हें सूट नहीं करती, तुम उस पे चुप लगा जाती हो। वो हमेशा कहते थे मुझसे ये बात। अच्छा अगर पता मैं उन्हें भी था कि विरोध का तरीका हाँ, यही है हाँ, इनका, बोलेंगी एक्चुअली नहीं। हम दोनों बहुत मजे हुए खिलाड़ी थे। ये बात कह जी, सकते हैं आप, है ना? जी, क्योंकि उन्हें भी ये पता था कि ममता कहाँ तक बर्दाश्त कर सकती है। क्योंकि वो जानते थे जब वो अनीति करते थे या अति करते थे, बहुत अति करते जी, थे वो, केवल मद्यपान में नहीं, वो हर चीज़ में अति करते थे, वो अतिवादी थे इस मामले में। जी, और जी, मैं न्यूनतमवादी थी, जिसे कहना चाहिए। मैं कम से कम में काम को चला सकती थी अपना, कम से कम सुविधाओं में भी रह सकती थी मैं। लेकिन एक गाना जो हम लोग आपस में हमेशा कहा करते थे, प्यार को भी जी। कम न करना सनम, हर कमी गवारा कर लेंगे। वाह! वाह! बेहतरीन। पता है आप मुझे इतनी अपनी-सी लगती हैं, जितना मैं आपके और सर के बारे में भी पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है मैं अनुराग को, मेरे हस्बैंड को भी इस चीज़ को दिखाती हूँ कि देखो जी। यही है कि इतने विपरीत होने के बावजूद 2 लोग इतना लंबा सफ़र अगर कर सकते हैं, तो या संभव है। क्योंकि कहीं न कहीं हुँ। आप कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, कभी कुछ इग्नोर कर देते हैं, तो चीज़ें बढ़िया चल जाती हैं और लंबी चल जाती हैं। अच्छा हाँ, मैम एक लेकिन चीज़ ऐसा और कि थी। वो मेरी और उनके बीच में बहुत सी जी, दिलचस्पियाँ कॉमन थी। जैसे हाँ, हम दोनों बैठकर बहुत अच्छे संगीत को सुनना चाहते थे जी। और हम दोनों बैठकर दोस्तों को याद करना चाहते थे, जी। बच्चों की शरारतों को हाँ, तो वो एन्जॉय तो कुछ करते मिलना थे। तो ज़रूरी था, कुछ कॉमन हुँ, पॉइंट्स तो होते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बेहतरीन। बात है। हुँ, मैम आपने वैसे तो सभी विधाओं में लिखा है आपने, चाहे कहानी हो, जी, उपन्यास हो, कविता, नाटक, हुँ, संस्मरण, पत्रकारिता। तो इसमें जी। इसी से संबंधित मेरा एक सवाल है कि इन सभी विधाओं में से आपकी पसंदीदा विधा क्या रही? आजकल तो संस्मरण हो रही है, वैसे मुझे कहानी लिखना पसंद है। कहानी लिखना ज़्यादा पसंद है। आजकल ना जाने क्यों जो लिखने बैठती हूँ ऐसा लगता है संस्मरण बन रहा है। क्योंकि यादों से बहुत भर गई हूँ अब मैं और देखो इस जी, कोरोना काल में जब बिल्कुल एकाकी जीवन जी रही हूँ, तो ज़ाहिर है कि बार-बार दिमाग फ्लैशबैक में जाता है और तुम्हें जी। बताऊँ कि वो कोई भी अतीत नहीं लगता मुझे। वो सारा समय मुझे वर्तमान लगता है। तो ये मैं एक अच्छी बात है हाँ, नहीं मैं कि वो रिलेट मुझे इसको कर अतीत नहीं सकती लगता। हूँ। जी,
जी। एक कहावत है ना मैम कि एक लेखक अगर आपसे प्रेम करता है, तो वो अपनी रचनाओं में जी आपको अमर कर देता है। और ऐसा कुछ हमने रवि कथा में भी देखा और दोस्तों, यारों के संस्मरण और चीज़ें जो हैं, वो आगे चलती रहती हैं। तो जी इसी कथा को ख़ास करके रवि कथा को लिखने का जो आपका अनुभव रहा, उसमें आपने बोला कि आपने अतीत नहीं, उसे आप वर्तमान में लेकर चलती हैं। ये भी जी एक जी अनोखे किस्म का प्रेम है। तो हम कुछ तो एक एक जी सीख आपसे इस पे चाहेंगे नए लेखकों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए जो हाँ, सोचते हाँ, रहते जी हैं कि आगे बढ़ें, लिखें, करें पर हो नहीं पाता। जी नहीं, आज तो युवा लेखकों के सामने विषयों का अपार संसार है, मैं ये कहूंगी। क्योंकि अब धीरे धीरे देखिए प्रतिबंध खत्म हो रहे हैं, टैबू खत्म हो रहे हैं। अब कोई विषय ऐसा नहीं बचा कि जिससे आप परहेज करें। समलैंगिकता सच। तक को एक विषय मान लिया गया है ना, जी। और स्त्री के अकेले रहने को भी एक विषय मान लिया। उसके प्रति वो प्रतिबंध और स्टिग्मा और लांछन खत्म हो गए जो किसी जमाने में थे। तो आज तो बहुत विस्तार हुआ है विषय का। ऊपर जी। से ये जो डिजिटल वर्ल्ड आया है, जो ये आपके सामने विजुअल मीडिया आ गया है, ऑडियो जी। विजुअल मीडिया आ गया है, तो ये तो बहुत ही अद्भुत चीज है। क्योंकि कितनी कहानियां और किरदार और परिस्थितियां इससे निकल के आती हैं कि पता चला दो बिल्कुल। लोग बात कर रहे हैं, अचानक फ्रीज हो गया शॉट। अब आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं लेकिन देख रहे हैं एक दूसरे को, है जी। ना। तो जी। ये भी देखा जाए तो एक अस्थाई मरण का क्षण है, मुझे ऐसा लगता है कई बार, है ना। और बिल्कुल। अचानक से समापन हो गया चीजों का। और अचानक आप ये देखिए कि आप उसी चीज को रिवाइंड करके भी सुन लेते हैं, यानी आप पुनर्जीवित हो रहे बिल्कुल। हैं। आप जीवित हो रहे हैं, मृत हो रहे हैं, पुनर्जीवित हो रहे हैं। ये इस टेक्नोलॉजी ने संभव कर दिया जो हमारे ये जो 20 साल कल्पनाशीलता पहले। हम हाँ बोलते हैं ना, हाँ लेखकों के अंदर जो एक जी एक कल्पनाशीलता होती है, आपसे बात करते हुए ना वो जी अंदर तक महसूस होती है। जी जो चीज़ आपने जी जिस उस तरह से सोची नहीं होती है, आप वैसे प्रेज़ेंट कर देती हैं। मतलब एकदम प्रॉपरली साधुवाद है आपको। सही में, अरे जल्दी ही आपसे बहुत अच्छा लगा मिलना बात होगा। करके। जी बहुत अच्छी, जरूर जल्दी से जरूर। आपसे मिलना भी होगा। और एक चीज़ और थी, समाज में हाँ मैम जैसे साहित्य में कुछ हद तक पुरुषों का वर्चस्व रहा, मतलब आपके टाइम में हाँ खास करके। और ऐसे में जो महिला लेखक हैं, उनको या तो स्त्रीवादी और या तो स्त्रीवाद विरोधी कसौटियों पे तरह-तरह से कसा गया। हाँ हाँ। और आपने करीब 60 दशक दिए हैं लेखन को और नाम-मुकाम दोनों चीज़ हासिल करी है। जी आपको किस प्रकार के संघर्ष से गुज़रना पड़ा? मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि हमारे ना तो परिवार में, ना परिवेश में, और ना जी। नौकरी में, कहीं पर भी हमारे यहाँ ये स्त्री पुरुष का कोई विभाजन नहीं था। मैं ये मानती हूँ कि इस विभाजन को प्रतीक्षालय और मूत्रालय तक रखिए, ये स्त्री पुरुष वाला जो है, क्योंकि जी। वहां भी सुविधा के लिए हम करते हैं ये काम। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल, बाकी बाकी जगह देखिए, लेखन में लेखन का कोई जेंडर नहीं होता है। बिल्कुल, जब मैं पुरुष बिल्कुल, पात्र पे लिखती हूँ तो मैं भी थोड़ी पुरुष बन जाती हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं पुरुष का प्रेम कैसे बताऊंगी, पुरुष की स्पर्धा कैसे बताऊंगी, उसके ईगो को मैं कैसे हैंडल करूंगी, जब तक जी, मैं थोड़ी सी उस समय पुरुष न बन जाऊं। लड़के हैं, टीनेज लड़के हैं, उनका अलग संसार है, और तेज साइकिल चलाकर बड़े खुश हो जाते हैं, समझे ना। वो मम्मी के जी, ऊपर थोड़ा सा चिल्ला के खुश हो जाते हैं, वो दोस्तों के बीच थोड़ा सा झगड़ा करके क्रिकेट का एक शॉट लगा के खुश हो जाते हैं। खुश हो अब जाते उस समय हैं। कहाँ जी, जेंडर आता है, आप बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल सही, इसी तरह बिल्कुल से सही। लड़कियों का है। देखिए, जब पीटी उषा दौड़ी, पीटी उषा जीती, तो पीटी उषा स्त्री नहीं जीती, भारत जीता, भारत जीता, समझे ना आप। ये तो है। तो जी, ये जी, बिल्कुल। हमें मानना पड़ेगा कि हम हर समय जेंडर कॉन्शियस ना रहे। कम से राइट, कम मैं तो नहीं रहती।
नहीं, ये नहाने के सत्य सिवा है और और किसी भी आपकी समय। हाँ, रचनाओं में हुँ, आपकी दिखाई देता है और यही चीज़ अगर थोड़ी-सी और स्वीकृति समाज में और बाकी जगह पे मिल जी पाए, हाँ, तो मुझे लगता है कि जो जी, जी। थोड़ा बहुत रहा-सहा दिमागों में रह गया है, वो निकल पाएगा। जी, जी। क्योंकि कहीं न हाँ, कहीं कुछ बिल्कुल ऐसा ठीक कह फेस रहे करना हो। पड़ता है, तो वो शायद धीरे-धीरे अच्छा, निकल जाए। हुँ। जी, जी, हाँ, बिल्कुल ठीक है। जी। जी। तो मैम ख़ैर मैं आपकी बेबाकी की तो बहुत कायल हूँ। रवि कथा में आपने बहुत सारी परतें खोली हैं थैंक यू। और वो भी जैसा मैंने आपको कहा बिना किसी लाग लपेट के। उम्मीद है शेष कथा में हमें और भी कुछ अनछुए जो पहलू हैं, वो पढ़ने को जी, जी। मिलेंगे। और इलाहाबाद आपकी कहानियों में सदा यूँ ही खुशबू बिखेरता रहेगा। इस मंच से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मुझे भी विनीता बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू मैम। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।